अथर्व एक बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने आरिका और प्रियंका की कोर्ट रूम के बाहर वाली वीडियो घूम रही थी। अथर्व के दिमाग में एक यही बात थी कि अगर आरिका नहीं होती तो वह गौरी को कब का खो चुका होता। गौरी 3 साल पहले उसकी जिंदगी से चली जाती। अथर्व ने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अथर्व ने इतने सालों में कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं की थी जितनी उसने आज पी ली थी। उससे गौरी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ जाना है? अथर्व ने एक मुस्कान के साथ कहा, आज गौरी के फ्लैट चलो। ड्राइवर ने अथर्व को गौर से देखा और बोला, सर अगर शांति मैम को पता चल गया तो वह गुस्सा करेंगी। अथर्व ने नाराज होकर कहा, और अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। पता नहीं कैसे जी रहा हूँ, सांस भी कैसे ले पा रहा हूँ मैं। ये धड़कन रुकती भी नहीं है। ड्राइवर को ना चाहते भी अथर्व को गौरी के फ्लैट पर ले आया। विशाखा विक्रम समर रेस्टोरेंट में गए हुए थे। गौरी घर पर कुछ काम कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। गौरी को लगा विशाखा विक्रम आ गए। गौरी ने गेट खोला तो सामने अथर्व नशे की हालत में खड़ा था। गौरी को देखकर अथर्व के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अथर्व लड़खड़ा रहा था। अथर्व गिरता उससे पहले ही गौरी ने उसे संभाल लिया। दूसरी तरफ आरिका का दिमाग सोच सोचकर खराब हो रहा था। आने वाले 2 दिन में क्या होगा। तभी उसके पास अक्षित का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, कल हमारी हल्दी है, तैयार कर लेना। आरिका ने गुस्से में लिखा, क्या सालू शादी के लिए मान गई जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? आरिका ने मैसेज सेंड कर दिया और रिप्लाई का वेट करने लगी, लेकिन अक्षित का कोई मैसेज नहीं आया। आरिका का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। आरिका ने मुस्कुराकर खुद से कहा, लाइफ लाइन मुझसे तुम आज भी नहीं जीत सकते। आए बड़े तैयारी कर लेना। दूसरी तरफ अक्षित अपना फोन देख रहा था और वह खुद से ही कह रहा था, ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत तेज समझती हो खुद को, पर तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। आना तो तुम्हें मेरे सामने ही है, और वो भी 2 दिन बाद ही आना है। तभी प्रियंका ने अक्षित को एक वीडियो भेजी। अक्षित जैसे जैसे वीडियो को देख रहा था, उसके फेस के भाव बदलते जा रहे थे। अक्षित का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। वह वीडियो आरिका और राज की थी। अक्षित ने वीडियो को देखा और गुस्से में अपना फोन फेंक दिया और गुस्से में कहा, आरिका तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। वक्त आने पर तुम्हें इसका जवाब देना होगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कुछ मिनट तक गुस्सा करने के बाद अक्षित ने सेरा को फोन करके कहा, सेरा, जब मैं जेल में था उस समय आरिका ने क्या किया, किससे मिली, कहाँ गई, क्यों मिली थी? मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राज चड्डा की भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब मैं जेल में था तो उसने क्या किया? सेना ने कहा, जी सर, काम हो जाएगा। अक्षित ने कहा, कोशिश करना कि सारी जानकारी मुझे शादी से पहले मिल जाए। सेना ने कहा, ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शादी से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। अक्षित ने यह सुनकर फोन काट दिया। अक्षित ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, आरिका, दुआ करना कि यह सब झूठ हो, क्योंकि अगर इसमें रत्ती भर भी सच हुआ तो तुम मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगी, और यह बदलाव तुमने ही अक्षित में लाई हो, और उसे झेलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। गौरी का फ्लैट। गौरी जैसे तैसे अथर्व को संभालते हुए अंदर कमरे में ले गई। इस वक्त गौरी को अथर्व को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अथर्व ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और अपने होश में भी नहीं था। अथर्व नशे की हालत में बड़बड़ा रहा था, गौरी, मुझसे शादी कर लो। गौरी, अब नहीं रहा जाता। गौरी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। गौरी ने अथर्व को बेड पर लिटा दिया और रसोई में जाकर नींबू पानी लाकर अथर्व को जैसे तैसे पिला दिया। गौरी अथर्व को गुस्से में देख रही थी और अथर्व को तो गौरी के पास सुकून मिल रहा था। अथर्व ने गौरी की कमर में अपने हाथ लपेट दिए। गौरी ने अथर्व से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अथर्व ने गौरी को कसकर पकड़ा हुआ था। गौरी ने गुस्से में कहा, अथर्व छोड़ो मुझे, छोड़िए, आप नशे में, छोड़िए। अथर्व को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अथर्व ने गौरी को नहीं छोड़ा, बल्कि वह पलट गया और गौरी को अथर्व ने नीचे कर लिया। अथर्व ने अपना पूरा वजन गौरी के ऊपर ही डाल दिया था। गौरी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। कहाँ गौरी नाजुक सी, कहाँ अथर्व मजबूत शरीर वाला। गौरी ने अथर्व के नीचे से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, और उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। तभी विक्रम विशाखा को लेकर गौरी के फ्लैट की तरफ आ गया। विक्रम ने फ्लैट के डोर खुला देखा तो अंदर आ गया। उसने अंदर आकर देखा तो गौरी अथर्व को अपने ऊपर से हटाते हुए स्ट्रगल करता हुआ देखा। विक्रम को तो हंसी आ गई, लेकिन विक्रम हंसा नहीं और चुपचाप फ्लैट से बाहर आ गया। बाहर आकर विक्रम ने फ्लैट का डोर बंद कर दिया।
विशाखा ने विक्रम को देखा और पूछा, वापस क्यों आ गए? विक्रम ने कहा, गौरी भाभी और अथर भैया का रोमांस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें इस समय डिस्टर्ब करना चाहिए। चलो आज तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं तुम्हें घर में अपनी माँ से मिलवा दूंगा। विशाखा ने गुस्से और हैरानी से विक्रम को देखा तो विक्रम ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था कि अपने परिवार से भी मिलवा दूंगा। विशाखा भी गौरी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं विक्रम के साथ उसके घर जाने के लिए मान गई। विक्रम को पता था कि अगर विशाखा को घर लेकर जाएगा तो उसकी दादी जरूर घर में कलेश करेंगी, इसलिए विक्रम ने विशाखा और समर को गाड़ी में बिठाया और खुद बाहर खड़ा होकर अपने डैड से फोन पर बात करने लगा। विक्रम ने कहा, डैड, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे घर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आप दादी को समझा लेना, ऐसा ना हो कि मेरी दादी से लड़ाई हो जाए। रियान ने कहा, बेटा मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी तुम देख ही रहे हो, वह मेरी कभी नहीं सुनती। मैं अपनी माँ को खुद 55 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम भी बर्दाश्त कर लो। विक्रम ने परेशान होकर कहा, पापा क्या है, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि विशाखा के सामने मेरी इज्जत का कचरा हो जाए, वैसे भी वह गुस्सा रहती है। अच्छा बेटा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। रेहान ने इतना कहकर फोन काट दिया। विक्रम भी घर के लिए निकल गया। AR इंडस्ट्री। रात बहुत हो गई थी, रुद्र को लगा कि उसे सालू को घर छोड़ देना चाहिए। रुद्र ने बिना सालू को जगाए अपनी गोद में उठा लिया और पार्किंग में आ गया। रुद्र ने सालू को गाड़ी में अच्छे से बिठा दिया। रुद्र ने सोचा उसे सालू को लेकर कहाँ जाना चाहिए। ठाकुर निवास, अक्षित के विला। रुद्र ने बहुत सोचा और अक्षित के विला ही ले जाए, उसे अक्षित से बात भी करनी है। रुद्र ने 1 घंटे कुछ मिनट का ड्राइव करने के बाद अपनी गाड़ी अक्षित के विला के बाहर रोक दी। रुद्र को अक्षित के सामने जाने से डर लग रहा था। रुद्र को डर था कि अक्षित उसकी शादी सालू के साथ करवाने के लिए मना ना कर दे। अब रुद्र सालू से दूर नहीं रहना चाहता था। रुद्र ने सालू को गोद में उठाया और अक्षित के विला में अंदर जाकर सोफे पर लिटा दिया और सर के नीचे एक पिलो लगाकर पैर अच्छे से सोफे पर रख दिए। अक्षित हाथ बांधे रुद्र को ही देख रहा था। अक्षित ने गुस्से में पूछा, क्या किया है तुमने सालू के साथ? रुद्र ने कहा, धीरे बात कीजिए, मेरी सालू जाग जाएगी। अक्षित ने गुस्से में रुद्र का कॉलर पकड़ा और अपने चेहरे के नजदीक करते हुए कहा, तुम्हारी सालू? तुम्हारी सालू? बेकार की बात कम करो, तुम्हारी नहीं है सालू। जो तुमने सालू के साथ किया माफी के लायक नहीं है। रुद्र ने कहा, अक्षित आप भी जानते हो, मुझे सच का पता चल गया है। निहारिका के केस में सालू की कोई गलती नहीं थी। मैंने एक छोटी सी गलत फहमी में सालू को हर्ट कर दिया। अक्षित ने रुद्र की बात काटते हुए कहा, हर्ट कर दिया? तुमने उस लड़की की जान ले ली थी। तुम जानते क्या हो, सालू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर गौरी नहीं होती तो आज सालू तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती। यह बात सुनकर रुद्र के अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। अब उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रुद्र ने अक्षित से नजर चुराते हुए कहा, मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं सालू से शादी करना चाहता हूँ। यकीन मानिए, मैं सालू की जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आज के बाद सालू को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्षित ने कहा, अपना सॉरी अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। आज के बाद सालू के आसपास भी मत भटकना। रुद्र अक्षित के पैरों में गिर गया। रुद्र ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं अब सालू के बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं हर रात सपने में निहारिका को देखा है। मैं सो नहीं पाता। मुझे बस इतना पता है कि अगर सालू मेरे पास होगी तो मैं सुकून से जी पाऊंगा। मेरा सुकून अब आपके पास है। माना मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन एक मौका तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि मैं खुद को मार लूं तो मैं खुद को भी मार लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी सालू मुझे दे दीजिए। सालू खुद कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, लेकिन आप कहेंगे तो वो मान जाएगी। अक्षय सर, प्लीज मुझे सालू दे दीजिए। अगर सालू की जिंदगी में कोई और होता तो मैं पीछे हट जाता। मेरी सालू गंगा की तरह है। प्लीज मुझे मेरा सुकून दे दो, मेरा चैन मुझे लौटा दो। अक्षय रुद्र की आंखों में एक तड़प देख रहा था जो कभी उसने भी जिया था। अक्षय समझ गया कि रुद्र सच में सालू के बिना नहीं रह पाएगा। रुद्र ने जो किया सो किया, लेकिन अब वह अपने किए पर पछता रहा था। सालू भी रुद्र के बाद किसी रिलेशन में नहीं रही। कहीं ना कहीं सालू भी रुद्र का इंतजार कर रही थी। विक्रम, समर, विशाखा सोफे पर बैठे थे और रेहान रीना से बैठकर बातें कर रहे थे। दादी उनसे थोड़ी दूर पर बैठी थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। रेहान ने अपनी माँ को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने विक्रम और विशाखा के सामने कुछ भी कहा
तो वह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए ही दादी शांत होकर विशाखा को घूर रही थी। विक्रम ये देखकर खुश था कि उसकी दादी चुपचाप बैठी थी। पहली बार विक्रम ने अपनी दादी को इतना शांत देखा था। विक्रम ने धीरे से रेहान के कान में कहा, डैड, ये जादू कैसे किया आपने? जब आप ये जादू करना जानते थे तो आपने पहले क्यों नहीं किया? रेहान ने कहा, विक्रम मत पूछ, बहुत ड्रामा हुआ है, तब जाकर ये शांत बैठी है। रेहान ने रीना को बता दिया था कि विक्रम विशाखा को पसंद करता है। रीना ने पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने नहीं देखा, लेकिन विक्रम ने देख लिया था। विशाखा ने धीरे से नजर चुराते हुए कहा, मैं अनाथ हूँ। रीना ने विशाखा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। रीना ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? हम सब है ना, हमें भी तो अपना ही परिवार समझो। रियान ने भी कहा, बेटा जब याद आए तब यहाँ आ जाया करो। विक्रम तो आज अपने डैड को ही देख रहा था। विक्रम का मन हो रहा था कि अपने पापा की नजर उतार ले। थोड़ी देर बात करने के बाद विशाखा ने कहा, विक्रम अपनी दादी से नहीं मिलवाओगे? विक्रम ने खुद में कहा, मिलवाने लायक हो तब मिलवाऊं। विशाखा ने बहुत देर तक विक्रम का चेहरा देखा, जो अपने आप से ही बातें कर रहा था। विशाखा ने दोबारा कहा, विक्रम दादी से नहीं मिलवाओगे? विक्रम ने कहा, हाँ हाँ मिल लो, चलो मिलवा देता हूँ। विशाखा दादी के पास गई तो दादी तो पहले ही मुंह बनाकर बैठी थी। विशाखा के पास आने पर तो और ज्यादा मुंह बनाना शुरू कर दिया था। विक्रम ने पीछे से घूरकर दादी को देखा, जैसे कह रहा हो, मेरी विशाखा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो देख लेना। थोड़ी देर विशाखा ने दादी से बैठकर बातें करती रही। दादी बिल्कुल शांत बैठी थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस आगे गर्दन हिला रही थी। कुछ देर बात करने के बाद विक्रम ने कहा, माँ, विशाखा और समर आज रात यहीं रुकेंगे। रीना ने कहा, क्यों नहीं, फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में दोनों सो जाएंगे। विशाखा और समर दोनों कमरे में चले गए। थोड़ी देर में ही समर तो सो गया, लेकिन विशाखा की आंखों में नींद नहीं थी। विशाखा तो यही सोच रही थी कि विक्रम के माँ पापा कितने अच्छे हैं। रीना रसोई में सबके लिए दूध गर्म कर रही थी और विक्रम उनके पास ही खड़ा था। विक्रम ने पूछा, माँ, आपको विशाखा कैसे लगी? बिल्कुल गौरी की तरह है ना? रीना बोली, जिसमें तेरी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। फिर भी एक बार सोच ले, ऐसा ना हो कि तू उससे शादी करके उसे घर में तो ले आए, लेकिन माँ जी उसको ताने मार मार कर जीना हराम ना कर दें। वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। विक्रम ने कहा, दादी को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पहले वो तो मान जाए। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। रीना ने कहा, अब घर काटने को दौड़ता है, अकेले अच्छा नहीं लगता। तू जल्दी से शादी कर ले और बहू को घर ले आ। विक्रम ने ट्रे को उठाते हुए कहा, अभी जाता हूँ और मनाकर लाता हूँ। रीना ने कहा, शैतान। विक्रम भी हंसता हुआ वहां से चला गया। विशाखा बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रही थी। तभी विक्रम दूध की ट्रे लेकर रूम में आया। विक्रम ने कहा, क्या सोच रही हो? ये लो दूध पी लो, माँ ने भेजा है। हमारे यहाँ सब सोने से पहले दूध पीते हैं। विक्रम की आवाज सुनकर विशाखा ने घूमकर देखा तो विक्रम एक ट्रे को लेकर खड़ा था। विशाखा का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। विशाखा ने खुद से ही कहा, विक्रम, इतना प्यार मत करो कि तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो जाए। मैं तुम्हारे प्यार को समझना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। एक अनाथ को कोई नहीं अपनाता, सिर्फ उस पर तरस खाते हैं। विक्रम ने ट्रे को टेबल पर रखा और विशाखा को हिलाकर कहा, विशाखा, आजकल किस दुनिया में रहती हो? विशाखा ने नामे गर्दन हिलाकर वापस बालकनी में चली गई। विक्रम भी विशाखा के पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों ही चांद को देख रहे थे। विक्रम ने विशाखा से पूछा, विशाखा, कुछ हुआ है क्या? क्यों परेशान हो? विशाखा बोली, मैं अनाथ हूँ, तुम जानते हो। विक्रम ने भी मौका पर चौका मारते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो माँ पापा ने कहा कि तुम्हें जब भी माँ पापा की याद आए तो तुम यहाँ पर आ जाया करो। विशाखा ने थोड़ा हंसकर कहा, मतलब तुम्हारे पापा मेरे पापा, तुम्हारी माँ मेरी माँ, उस हिसाब से तो तुम मेरे भाई हुए ना। यह बात सुनते ही विक्रम की तो आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत विशाखा के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में कहा, आज के बाद ये बात दोबारा मत बोलना। तुम शायद भूल रही हो कि हस्बैंड के माँ पापा को भी माँ पापा ही बोलते हैं। विक्रम विशाखा की आंखों में ही देख रहा था। विशाखा भी विक्रम की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देख पा रही थी। विशाखा ने तो कब से विक्रम की आंखों में अपने लिए प्यार को देख लिया था, लेकिन वह अपनाने से डरती थी। कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद विशाखा ने अपनी नजरें झुका ली,
विक्रम ने भी अपना हाथ विशाखा के मुंह पर से हटा लिया। अब दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। विक्रम भी विशाखा को गुड नाइट बोलकर चला गया। विशाखा भी समर के पास जाकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में तो बार बार विक्रम का चेहरा घूम रहा था। विक्रम के बारे में सोचते सोचते विशाखा भी सो गई। गौरी अब भी अथर्व के नीचे से निकलने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व तो जैसे हिल भी नहीं रहा था। गौरी को गुस्सा भी आ रहा था अथर्व पर, और प्यार भी। अथर्व को तो कोई होश ही नहीं था। सुबह होते ही उसकी बैंड बजने वाली थी। गौरी उसे नहीं छोड़ेगी। गौरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अथर्व को अपने ऊपर से नहीं हटा पाई। गौरी ने अब कोशिश करना ही बंद कर दिया। अब गौरी अथर्व को प्यार से देखने लगी। गौरी ने धीरे से अथर्व के होठों को किस कर लिया, लेकिन गौरी का मन नहीं भरा और उसने फिर से अथर्व के होठों पर किस कर लिया। लेकिन गौरी का अभी मन नहीं भरा, तो वह अथर्व को फिर बार बार किस करने लगी। गौरी अथर्व को किस करती और फिर शर्मा जाती। अथर्व जाग रहा होता तो गौरी अथर्व को एक नज़र देखने की हिम्मत भी नहीं करती। आज वह अथर्व का पूरा फायदा उठा रही थी। गौरी बहुत देर तक अथर्व के नीचे लेटी रही। कभी गौरी अथर्व के बालों के साथ खेलती, कभी नोच खींचती, तो कभी कान और कभी किस कर लेती। थोड़ी देर बाद अथर्व ने करवट ली, लेकिन गौरी को नहीं छोड़ा। गौरी भी अथर्व के सीने से चिपक कर सो गई। दोनों ही इतने सालों बाद इतने पास आए थे। दोनों को ही एक दूसरे के साथ सुकून मिलता था, और आज दोनों ही सुकून से एक दूसरे के पास थे। अक्षित ने कुछ सोचकर रुद्र से कहा, उठो रुद्र। रुद्र ने कहा, जब तक आप मेरे और सालू की शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं तब तक नहीं उठूंगा। रुद्र जानबूझकर मासूम सा फेस बनाकर उठ गया। अक्षित ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने अपना सर नीचे करके कहा, तो मैं क्या समझूं, आप हाँ कहेंगे कि ना? अक्षित ने कहा, मैं तुम्हारी शादी सालू से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं सालू से सुनना चाहता हूँ कि वह तुम्हारे साथ खुश है। उम्मीद करूंगा कि इतना समय बहुत है उसकी बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें बनाने के लिए। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने फिर अक्षित के पैरों में बैठकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे सालू को बहुत खुश रखूंगा। सालू को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रुद्र उठकर जाने लगा तो अक्षित ने कहा, तुम्हारे मुंह से अक्षित नहीं सुनना चाहता, जीजू सुनना चाहता हूँ। रुद्र ने बिना पलटे हुए ही कहा, जी जीजू। सालू पूरी रात सोफे पर ही सोई रही। सालू की सुबह आँख खुली तो उसने देखा अक्षित के घर पर है। सालू ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा तो अक्षित ने कहा, उठ गया बच्चा, तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ, फिर दोनों बैठकर खाएंगे। सालू उठकर अक्षित के पास आकर कहने लगी, गुड मॉर्निंग भाई। अक्षित ने भी सालू के माथे को चूमकर कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। सालू ने पूछा, भाई मैं यहाँ कैसे आई? अक्षित ने मुस्कुराकर पूछा, ये तो मुझे तुम बताओगी। सालू चुप हो गई, वह क्या जवाब देती। अक्षित ने फिर पूछा, तुम कल रात कहाँ थी? सालू को याद आया कि वह तो रुद्र के केबिन में उसके ऊपर ही लेटकर सो गई थी। सालू ने नजर चुराते हुए कहा, मैं तो ऑफिस में थी, पर यहाँ कैसे आई? अक्षित ने नाश्ता बनाते हुए पूछा, तुम सोई कहाँ थी? सालू ने मन ही मन खुद से कहा, भाई तो कैसी बातें पूछ रही हैं, कैसे बताऊं कहाँ सोई थी? सालू ने अक्षित की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, भाई मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे। सालू जैसे ही जाने को हुई, अक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया। सालू की तो जैसे सांस ही अटक गई। सालू तो डर की वजह से सर झुकाए खड़ी थी। अक्षित ने प्यार से कहा, सालू रुद्र से शादी कर लो। मैंने उसे बदलते हुए देखा है। अगर तुम नहीं मिली तो वह मर जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, वो एक गलत फहमी की वजह से किया। अब तुम भी उसे सजा दोगी तो उसमें और तुम में क्या ही फर्क रह जाएगा। रुद्र रात में तुम्हारा हाथ मांगने आया था। मेरा यकीन करो, मैंने उसकी आंखों में बेहद इश्क देखा है तुम्हारे लिए। सालू किसी और से शादी करोगी, उसके साथ इतनी खुश नहीं रहोगी जितनी तुम रुद्र के साथ रहोगी। उसकी आंखों में पछतावा है, और ये पछतावा ही सारी जिंदगी तुमसे बेहद प्यार करने के लिए मजबूर करता रहेगा। अक्षित की बातों को सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए। सालू ने कहा, भाई अब मुझे विश्वास नहीं होता किसी पर। मेरी हिम्मत नहीं है भरोसा करने की। मेरा दिल टूट गया है। अक्षित ने कहा, मेरे कहने पर एक बार तुम रुद्र पर भरोसा करके तो देखो। तुम्हारे अक्षित भाई कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। मैंने बहुत सोचकर तुम्हारे लिए फैसला लिया है। एक बार रुद्र को मौका देकर तो देखो। इसके बाद भी तुम्हें रुद्र से शादी करने का मन ना हो तो तुम मना कर देना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा।
तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हो। लेकिन फिर भी एक बार कहूंगा, रुद्र, अपने आप को एक मौका देकर देखो। मेरा दिल कहता है कि तुम भविष्य में एक अच्छी फैमिली की तरह रहोगे। अक्षित ने सालू का हाथ छोड़ दिया और सालू रूम में चली गई। सालू साबर के नीचे खड़ी थी, उसे बार बार रुद्र का चेहरा नजर आ रहा था। आज से पहले सालू रुद्र को याद करती थी तो उसे हमेशा रुद्र का धोखा याद आता था, लेकिन आज उसे रुद्र की केयर करना याद आ रहा था। रुद्र का सिग्नल पर किस करना, रोड पर लिफ्ट मांगना, सालू को भाव में लेकर जमीन पर सोना, रुद्र के साथ लड़ना झगड़ना याद आ रहा था। रुद्र का माफी मांगना, प्यार का इजहार करना, यही सब उसकी नजरों के सामने बार बार घूम रहा था। सालू तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आई तो अक्षित उसका इंतजार कर रहा था। अक्षित ने आज नाश्ते में सालू की पसंद के छोले पूरी बनाई थी। नाश्ता देखकर सालू बहुत खुश हुई। दोनों भाई बहन ने मिलकर नाश्ता किया। सालू ने नाश्ता करने के बाद कहा, भैया मैं घर जा रही हूँ। अक्षित ने कहा, पर तुमने अपना फैसला तो बताया ही नहीं। सालू को अक्षित के सामने हाँ बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने पलटकर कहा, भाई आपको जो ठीक लगे आप करो, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अपनी बात बोलकर सालू भाग गई। अक्षित ने भागती हुई सालू से कहा, आराम से जाओ, ड्राइवर से बोल देना वह तुम्हें छोड़ आएगा। अक्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकाला और आरिका को मैसेज किया। आरिका जिम कर रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा तो उसमें अक्षित का मैसेज था। उसने मैसेज चेक किया तो जिसमें लिखा था, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मैसेज पढ़कर ना चाहते हुए भी आरिका का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। आरिका के लबों पर एक मुस्कान बिखर गई, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरिका की नजर झुक गई थी। आरिका ने खुद को मिरर में देखा तो उसका चेहरा बिलस कर रहा था। आरिका ने कहा, ये क्या कर रही है? भूल गई अक्षित ने तेरे साथ क्या क्या किया है? फिर एक आवाज आई, मैं तो ये भी नहीं भूली कि तूने अक्षित के साथ क्या क्या किया है। आरिका के मन से आवाज आई। तभी आरिका का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। आरका ने देखा तो अक्षित का मैसेज था, जिसमें लिखा था, बाकी का बिलस मेरे सामने कर लेना, विक्रम का मेंशन। विक्रम तैयार होकर नीचे गया तो उसने देखा कि विशाखा रसोई में कुछ काम कर रही थी। उसने विक्रम की मॉम की येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी में विशाखा कहर ढा रही थी। विशाखा आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। विशाखा ने मेकअप नहीं किया था, फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह कहते हैं ना, जिस पर दिल आ जाए तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है। विक्रम को शरारत सूझी। विक्रम ने येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का चूड़ीदार पैजामा पहन रखा था, क्योंकि आज उसे अक्षित और आरका की हल्दी पर जाना था। विक्रम जल्दी से अपने कमरे में गया और अपने बालों को गीला करके ले आया। विक्रम ने विशाखा को जाकर पीछे से जकड़ लिया और अपना सिर हिला दिया। विक्रम के गीले बालों का पानी विशाखा की गर्दन पर गिर गया। विशाखा के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। कुछ सेकंड के लिए तो विशाखा की सांसें ही रुक गईं। वह जानती थी उसे विक्रम ने पकड़ा है। विक्रम ने विशाखा को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि विशाखा हिल भी नहीं पाई। विशाखा ने हैरानी से कहा, विक्रम छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। विक्रम ने अनजान बनते हुए विशाखा को छोड़ा और कहा, सॉरी, मुझे लगा माँ है। विशाखा ने घूर कर विक्रम को देखा और गुस्से में कहा, लॉय। विक्रम ने अनजान बनते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, मुझे लगा माँ है, तभी तो मैंने तुम्हें पकड़ा। तुमने माँ की साड़ी पहनी हुई है तो मुझे धोखा हो गया। विशाखा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम अपनी माँ को इस तरह पकड़ते हो? विक्रम ने जब विशाखा को पकड़ा था तो उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रम ने धीरे से आंख मारकर कहा, किस तरह से पकड़ता हूँ? विशाखा की नजरें झुक गईं। उसने कहा, आंटी मुझसे मोटी हैं। तभी पीछे से आवाज आई, कौन मोटी? रीना ने अपनी आंखें दिखाकर कहा। विशाखा ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, वह आंटी ऐसी बात नहीं है। सॉरी, मैं आपको नहीं कह रही थी, ये विक्रम की वजह से हुआ। सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अब मोटी हूं तो मोटी ही कहोगी, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? वैसे भी विक्रम ने क्या किया जो तुम इतना घबरा रही हो? विशाखा बोली, नहीं आंटी, आप कहाँ मोटी हैं, आप तो बस थोड़ी सी हेल्दी हैं। मैं तो बस आपको हेल्दी बोल रही थी, आप मुझसे थोड़ी हेल्दी हो। विक्रम तो बस अपने दांत दिखा रहा था। रीना ने कहा, तेरा दांत दिखाना हो गया हो तो चले, आरका और अक्षित की हल्दी है। विक्रम ने कहा, सालू और रुद्र की भी है। माँ, उन्होंने अचानक से सालू और रुद्र की भी शादी फिक्स कर दी है।
रीना ने कहा, सबकी शादी हो जाएगी लेकिन तेरी नहीं होगी। तुझे तो लड़कियां देखती भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम ने हैरानी से अपनी माँ को देखा और कहा, कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां मेरे पीछे पागल थी। ये मत कहो कि कोई लड़की मुझे देखती भी नहीं है। रीना ने विक्रम को देखा और विशाखा की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन जिसे देखना चाहिए वह तो तुझे देखती ही नहीं है। विक्रम ने कहा, माँ फिक्र मत करो, वह भी देखेगी। विशाखा तो एक बार रीना को देखती और फिर एक बार विक्रम को। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस बारे में बातें हो रही हैं। रीना ने कहा, अब बहुत बातें हो गई, चलो हल्दी में चलते हैं। गौरी का फ्लैट। गौरी ने धीरे धीरे अपनी एक एक करके आंखें खोली तो उसने अथर्व को देखा जो उसे ही देख रहा था। गौरी ने उठने की कोशिश की तो अथर्व ने उसे पकड़ लिया और अपने नीचे करके कहा, अब क्यों उठ रही हो? कल तो मेरी इज्जत लूट रही थी, तब शर्म नहीं आई, अब तुम्हें शर्म आ रही है? गौरी तो शर्म से नजरें झुकाकर चुपचाप लेटी हुई थी। गौरी ने हिम्मत करते हुए कहा, मैंने कब आपकी इज्जत पर हाथ डाला? मेरे ऊपर से उठिए, अक्षित भैया की हल्दी में जाना है। अथर्व ने गौरी के गालों पर अपने होंठ रख दिए और हल्का सा रब करते हुए कहा, कल तुम मुझे किस कर रही थी, एक बार नहीं बार बार किस की थी। अथर्व की बात सुनकर गौरी हैरान थी। गौरी को लग गया था कि अथर्व नशे में है तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अथर्व को सब कुछ याद था। गौरी कुछ नहीं बोली, बस नजर झुकाए चुपचाप अथर्व के नीचे लेटी रही। गौरी की तो सांसें ही अटकी हुई थी। गौरी तो पहले ही अथर्व को देखती नहीं थी और अब तो उसे बिल्कुल भी अथर्व को देखना नहीं चाहती थी। अथर्व ने आगे कहा, तुमने तो मेरा फायदा उठाने के लिए विशाखा और समर को विक्रम के घर भेज दिया। गौरी की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी तो मन ही मन अथर्व की बातें सुन रही थी। गौरी ने हिम्मत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर से उठिए। लेकिन अथर्व को तो इतने सालों बाद गौरी मिली थी, ऐसे कैसे छोड़ देता? अथर्व ने अपने होंठ गौरी के गाल से लेते हुए नेक तक लाया और रब करते हुए कहा, कल रात नशे में था तो तुमने बहुत ज्यादा फायदा उठाया मेरा, अब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। गौरी ने पूरी ताकत लगाकर अथर्व को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, हटो अथर्व, अब मुझे हल्दी में जाना है, तैयार भी होना है। गौरी ने अथर्व का चेहरा नहीं देखा और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। अथर्व के चेहरे पर इस पर मुस्कान आ गई। अथर्व ने कहा, कोई बात नहीं गौरी, आओगी तो अभी यहीं। गौरी बाथरूम से अथर्व की बातें सुन रही थी। गौरी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। हारिका और रुद्र का मिला। रुद्र आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसकी सालू हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी। रुद्र ने येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। रुद्र आज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। रुद्र जबकि ट्रेडिशनल कपड़े कम ही पहनता था, लेकिन जब भी पहनता था तो उसका लुक एक अलग ही नजर आता था। हारिका भी अपने कमरे में रेडी हो रही थी। हारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या फिर परेशान। हारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें हारिका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्र तैयार होकर हारिका के कमरे में आया तो हारिका को देखकर बोला, हारिका आज डैड होते तो तुम्हारी बलाइयां ले लेते, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हारिका ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, हैंडसम तो तुम भी बहुत लग रहे हो। आखिरकार तुम्हारी सालू तुम्हारे पास जो आने वाली है। तुमने तो अक्षित को भी मना लिया, मानना पड़ेगा, प्रेमी हो तो तुम्हारे जैसा। रुद्र ने हारिका का चेहरा देखा और उसकी मन की बात पढ़ ली और कहा, हारिका परेशान हो? हारिका बेड पर बैठ गई और कहा, सोच रही हूँ अक्षित को सच पता चलेगा तो क्या होगा। रुद्र ने कहा, सच जानना उसका हक था, तुम्हें तो उसे सच तभी बता देना चाहिए था जब वह तुम्हें पहली बार मिला था। तुमने अक्षित से सच छुपाकर सही नहीं किया। मानो या न मानो, अक्षित का हक बनता है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का। हारिका ने कहा, मुझे नहीं पता था कि अक्षित मुझसे शादी करेगा, तो क्या सोचकर उसे सच बताती। और तुम भी देख रहे हो, अचानक से शादी हो रही है, मैं कैसे बताऊं, वह कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्र ने कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अक्षित को जब सच पता चलेगा तो वह ओवर रिएक्ट करेगा। तुम अभी अपनी शादी पर फोकस करो, टाइम आने पर अक्षित को सब कुछ सच सच बता देंगे। हारिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और रुद्र और हारिका बिला से निकल गए। गौरी अभी बाथरूम के बाहर नहीं आ रही थी। अथर्व वहीं खड़ा हुआ था। अथर्व ने शरारत से कहा, कब तक अंदर रहने का इरादा है? आज अक्षित भैया की हल्दी में चलना है कि नहीं? गौरी ने कहा, जाना तो है, पर आप परेशान करेंगे, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, कल तुमने मेरा फायदा उठाया था तो थोड़ा तो मैं भी उठा लूंगा।
चुपचाप बाहर आ जाओ। वादा करता हूँ ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं आई तो बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। गौरी ने कहा, अथर्व प्लीज बाद में परेशान कर लेना, अभी अक्षित भैया की हल्दी में चलते हैं, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। अथर्व ने कहा, बाहर ही नहीं आओगी तो हल्दी में जाएंगे कैसे? मैं तो कब से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तुम बाहर तो आओ। और वैसे भी मुझे भी तो रेडी होना है, तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तैयार कैसे होऊंगा? गौरी ने खुद से ही कहा। गौरी जाना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो अथर्व मानेंगे नहीं। चली जा, अथर्व तेरे पास आते हैं तो तुझे भी तो अच्छा लगता है। गौरी ने गेट खोला और धीरे से बाहर आई। अथर्व की नजर तो गौरी पर ही टिक गई। गौरी ने एक येलो कलर का गाउन पहना हुआ था, खुले बाल, मीडियम साइज ईयरिंग। गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गौरी, अथर्व ने एक पल को भी नहीं गंवाया और गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गौरी सीधे अथर्व के सीने से जा लगी। गौरी की धड़कनें ही रुक गईं। अथर्व ने गौरी की कमर पर हाथ रखा तो गौरी के शरीर को सिहरन दौड़ गई। गौरी ने जल्दी से अथर्व को दूर करके कहा, अथर्व जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर साथ में चलेंगे। अथर्व ने एक नज़र गौरी को मुस्कुराकर देखा और बाथरूम में चला गया। करीब 30 मिनट बाद अथर्व येलो कलर का कुर्ता पैजामा और उसके ऊपर येलो कलर का जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। अथर्व, गौरी ने अथर्व को देखा और जल्दी से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, अथर्व जल्दी चलिए, लेट हो जाएंगे। गौरी बाहर जा पाती उससे पहले अथर्व ने गौरी का हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। अथर्व धीरे धीरे गौरी के पास आने लगा। गौरी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने अपने होंठ गौरी के होंठों पर रख दिए और किस करने लगा। अथर्व ने धीरे से गौरी के हाथों को छोड़ दिया। गौरी ने अथर्व की जैकेट को कसकर पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद अथर्व ने गौरी को छोड़ते हुए कहा, यह तो मेरी एक किस थी, तुमने तो 25-30 किस की थी। गौरी तो शर्म के मारे ना तो अथर्व को देख रही थी, ना ही अपनी आंखें खोल रही थी। अथर्व ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर से गौरी को किस करने लगा। करीब 25 मिनट बाद अथर्व ने गौरी को छोड़ा। अथर्व ने कहा, गौरी आंखें खोलो। गौरी ने नामे अपनी गर्दन हिला दी। अथर्व ने गौरी का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, गौरी प्लीज आंखें खोलो। गौरी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू थे। अथर्व ने गौरी के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ गौरी, क्यों रो रही हो? मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? क्या सच में तुम तुम्हारी कसम सारी जिंदगी निभाओगी? गौरी की आंखें नम थीं और गला भर आया था। गौरी ने नामे गर्दन हिलाते हुए अपना चेहरा अथर्व के सीने पर रखते हुए कहा, अथर्व अब नहीं रह जाता, अब नहीं रह सकती आपके बिना। हमारी शादी नहीं होगी? क्या हमारी हल्दी मेहंदी फेरे कभी नहीं होंगे? मैं आपकी दुल्हन नहीं बनूंगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही आपके बिना तड़पती रहूंगी? अथर्व भी अब इमोशनल हो गया था। अथर्व ने गौरी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, गौरी मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन तुमने ही मुझे कसम देकर रोक रखा है। अगर तुम कहो तो हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। गौरी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे माँ बाप को नाराज करके अपना घर नहीं बसा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार वाले सोचें कि मैंने उनसे तुम्हें छीन लिया है। अथर्व ने कहा, तो फिर तड़पती रहो, मुझे भी तड़पाती रहो, क्योंकि मेरे घर वाले तो कभी मानने वाले नहीं हैं। गौरी ने उम्मीद भरी नजरों से अथर्व को देखा और कहा, अथर्व आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, क्या पता इस बार आपकी माँ पापा मान जाए। अथर्व ने गौरी के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा तुम रो मत, हमें अक्षित और आरिका की हल्दी में भी तो जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पेरेंट्स मान जाएं। गौरी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। अतः गौरी को लेकर अक्षित की हल्दी में आ गया। अक्षित का बिला। अक्षित की बात सुनकर सालू के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित ने कहा, अब तो वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सालू ने कहा, बस सब तो ठीक है भैया, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। सालू ने कहा, भैया मैंने आपके कहने पर रुद्र को और अपने रिश्ते को एक मौका दिया है। अब आपकी बारी है, आप भी अपने और राधिका भाभी के रिश्ते को एक मौका देंगे। अक्षित ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने और राधिका के रिश्ते को मौका नहीं दूंगा? मौका ही तो दे रहा हूँ, तभी तो उससे शादी कर रहा हूँ। सालू ने कहा, भैया मैं आपकी जितनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ सीख गई हूँ। मैं जानती हूँ आपके और राधिका भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। भैया मैं चाहती हूँ आपके और राधिका भाभी के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाए। आप भी राधिका भाभी को माफ करके अच्छी जिंदगी जिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं रुद्र के साथ खुश रहूं, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी राधिका भाभी के साथ खुश रहो। आप और राधिका भाभी साथ में खुश नहीं रहे
तो मैं भी रुद्र के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अक्षित ने सालू के गालों पर हाथ रखकर कहा, इतना नहीं सोचते सालू, सर में दर्द होने लगेगा। अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय करो। और रही बात आरिका की, तो अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो, आरिका तुम्हारे भाई के साथ ही खुश रह सकती है, किसी और के साथ नहीं। अब चलो नीचे, दोनों भाई बहन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सालू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षित सालू को लेकर नीचे हॉल में आ गया। आरिका और रुद्र अक्षित के विला में आ गए थे। अक्षित ने आरिका को देखा तो नजरें आरिका पर ही ठहर गईं। अक्षित जब भी आरिका को इंडियन ड्रेस में देखता तो उसे आरिका पर बहुत ही प्यार आता था। रुद्र ने सालू को देखा तो देखता ही रह गया। सालू आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने सालू को देखा तो अपने मन में कहा, अब मैं सालू की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। अक्षित और आरिका को सब बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। अक्षित ने येलो कुर्ता और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। आरिका और अक्षित की हल्दी हो गई थी। दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। सालू और रुद्र बैठ गए। सब एक एक करके उन्हें हल्दी लगा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उनको खूब हल्दी लगाई। अथर्व और विक्रम एक दूसरे को मुंह बनाकर देख रहे थे। विक्रम ने कहा, मुझे देखने से क्या हो जाएगा, कोशिश करो कि जैसे दोनों भाई बहन एक साथ शादी कर रहे हैं, ऐसे ही हम दोनों भाई की शादी साथ में हो जाए। अथर्व ने कहा, मेरी बाली तो कब से तैयार है, तो अपनी बाली को प्रपोज कर। विक्रम ने कहा, मुझे तो जुगाड़ करके ही शादी करनी पड़ेगी, सीधे तरीके से तो वह शादी करने के लिए मानेगी नहीं। अथर्व ने हंसकर कहा, जब तू अपना जुगाड़ लगाएगा तो मेरा भी लगा दियो, क्योंकि मेरे माँ बाप कभी मानने वाले नहीं हैं। जब तक वह नहीं मानेंगे तब तक गौरी मुझसे शादी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी उम्र कुंवारा ही रहने की सजा मिल रही है। विक्रम ने अथर्व को सांत्वना देते हुए कहा, अरे नहीं भैया, सब्र कीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ तो हम दोनों भाई भी करेंगे। आखिर कब तक कुंवारे रहेंगे। सालू और रुद्र की हल्दी खत्म होने के बाद विक्रम की दादी ने कहा, अरे कहते हैं कि अगर ये बिखरी हुई हल्दी कोई कुंवारे लगा लें तो उनकी शादी भी जल्दी हो जाती है। यह सुनते ही अथर्व और विक्रम तो खुश हो गए। विक्रम ने दादी की तरफ देखकर कहा, वाह दादी, कभी कभी तो बहुत अच्छे आइडिया देती हो, ये तो आपने पहले कभी बताया ही नहीं। विक्रम ने जमीन से बिखरी हुई हल्दी को अपनी मुट्ठी में भरा और विशाखा की तरफ जाने लगा। दादी ने जब विक्रम को विशाखा की तरफ जाते हुए देखा तो वह अंदर ही अंदर कुड़ गईं। दादी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। विशाखा ने दादी की बात नहीं सुनी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विक्रम उसकी तरफ क्यों आ रहा था। विक्रम को अपनी तरफ आते हुए देखकर विशाखा अनकंफर्टेबल हो रही थी। विक्रम ने विशाखा के पास आकर अपने हाथों की हल्दी उसके गाल पर लगा दी। विशाखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि विक्रम ने सबके सामने ही विशाखा को हल्दी लगा दी थी। विशाखा ने अपने आप को संभाला और विक्रम को हल्का सा धक्का देकर बोली, ये क्या कर रहे हो। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा, अगर ये हल्दी कोई कुंवारा लगा ले तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। विशाखा ने गुस्से में कहा, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए अपना हाथ हटाओ। विक्रम ने अपने हाथ की हल्दी दूसरे गाल पर लगा दी और मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे तो जल्दी है। विक्रम ने इनडायरेक्ट ही विशाखा को प्रपोज कर दिया। विक्रम ने विशाखा को देखकर आंख मार दी और वहां से चला गया। विशाखा तो हैरानी से विक्रम को जाते हुए देखती रही। अथर्व ने भी हल्दी लेकर अपनी मुट्ठी में भर ली, लेकिन उसके दिमाग में बार बार गौरी की बात ही घूम रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी के बिना मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उनसे छीनकर अपना घर नहीं बसा सकती। अथर्व ये तो समझ गया था कि गौरी बिना उसके पेरेंट्स की मर्जी के शादी नहीं करेगी, इसलिए उसका दिल टूट रहा था। अथर्व एक सेंसिटिव लड़का था, इसलिए उसे जल्दी ही बुरा लग जाता था। अथर्व हल्दी की मुट्ठी खोल ही रहा था कि इससे हाथ की हल्दी नीचे गिर जाए, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे हल्दी ना गिरे। अथर्व ने नजर उठाकर देखा तो अक्षित ने उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ी हुई थी। अक्षित ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं शादी कर लूं और मेरा भाई इंतजार करता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूँ मेरी शादी के बाद मैं तेरी शादी गौरी से करा कर रहूंगा। अथर्व ने अक्षित को देखा जैसे पूछ रहा हो कैसे। अथर्व ने कहा, कैसे, तेरे मामा मामी मान जाएंगे। कभी नहीं, अक्षित ने कहा, मजबूरी में सब मान जाते हैं, मुझे बस मामा मामी को मजबूर करना है, उन्हें ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देना है कि वह गौरी को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर लें। अथर्व ने कहा, पक्का, मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूं, जाऊं गौरी को हल्दी लगाने। अक्षित ने हाँ में गर्दन हिला दी और अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
अथर्व गौरी को ढूंढने लगा। अथर्व ने देखा गौरी अंदर जाते हुए दिखी। गौरी घर के अंदर जाकर अपनी हल्दी साफ कर रही थी। गौरी जैसे ही पलटी अथर्व से टकरा गई। अथर्व के हाथ में हल्दी देखकर गौरी ने नम आंखों से कहा, यह सब करना बेकार है। हमारी शादी कभी नहीं होगी। तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। अथर्व ने गौरी की बात को अनसुनी की और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और गौरी को अपने करीब करके कहा, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और हमारी शादी बहुत जल्द होगी। तुम बस देखती जाओ। अथर्व ने अपने हाथों की हल्दी लेकर गौरी के गाल से होते हुए गले तक लगा दी। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद हल्दी के फंक्शन में डीजे स्टार्ट हो गया और सब डांस करने लगे। सब अपनी नाराजगी भूलकर मस्ती से डांस कर रहे थे। अक्षित ये सब देखकर खुश था। हारिका भी सबको डांस करता हुआ देख रही थी। अक्षित ने भी अपना हाथ हारिका की तरफ बढ़ाया। अक्षित उम्मीद भरी नजरों से हारिका को देख रहा था। सबके सामने हारिका ने मना करना सही नहीं समझा और अपना हाथ अक्षित के हाथ पर रख दिया। अक्षित हारिका को डीजे पर ले आया। हारिका और अक्षित कपल डांस करने लगे। हारिका अक्षित के साथ डांस तो कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। अक्षित ने गाना तो ऐसा लगवाया था कि हारिका को फील हो कि अक्षित अब भी हारिका से बहुत प्यार करता है। हल्दी के फंक्शन में विवेक और राज भी आए थे। राज बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। राज का दिमाग बहुत खराब था। विवेक ने कहा, राज ऐसा लग रहा है जब से अक्षित की शादी की बात सुनी है तब से तू परेशान सा रहता है। क्यों, कोई बात है? मुझे बता, क्या पता मैं तुझे कोई सलाह दे दूं। राज ने कहा, विवेक बता नहीं सकता। अगर बता पाता तो अक्षित को ही बता देता। इन दोनों की शादी को देखकर थोड़ा डर लग रहा है। अक्षित पहले ही टूटा हुआ है और ना टूट जाए। विवेक ने कहा, तेरी बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, सगाई वाले दिन भी तू जल्दी चला गया था और आज भी जब से आया है तब से ड्रिंक किए जा रहा है। सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तभी फंक्शन में लगी हुई एलईडी में वीडियो प्ले होने लगी। उस वीडियो में राज और हारिका थे। एकदम सबका ध्यान उस वीडियो पर गया। दादी ने राम राम की माला जपते हुए कहा, अक्षित की शादी है। कोई भी फंक्शन बिना ड्रामा के कैसे हो सकता है? पता नहीं हारिका इस राज के साथ क्यों है। वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, तभी सामने से प्रियंका एटीट्यूड में पार्टी में आई। प्रियंका ने हाथ बांधकर अक्षित को देखा और कहा, मैंने कहा था एक वीडियो तुमने मुझे दिखाई और एक वीडियो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। उसके बाद डिसाइड करना कि हारिका तुम्हारे लायक है या नहीं। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, हारिका मेरे लायक है या नहीं यह मैं देख लूंगा, लेकिन तुम मेरे लायक कभी नहीं थी, ना कभी हो पाओगी। इसलिए अपना सुंदर सा चेहरा उठाओ और यहाँ से निकलती बनो। प्रियंका ने कहा, हाँ हाँ चली जाऊंगी। एक बार वीडियो तो देख लो। मैं कौन सा यहाँ शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाने आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा घर तोड़ने आई हूँ, जो मैं तोड़ कर ही रहूंगी। प्रियंका वह वीडियो प्ले करना चाहती थी, लेकिन वह प्ले नहीं हो रही थी। प्रियंका ने बहुत कोशिश की, रिमोट की सेल चेंज किया, रिमोट हाथ मार कर देखा, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हुआ। प्रियंका बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रहा था। अक्षित प्रियंका को देखकर मन मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि एक बार फिर प्रियंका को अक्षित ने हरा दिया था। इसके विपरीत हारिका कुछ परेशान लग रही थी। कहीं अगर वह वीडियो प्ले हो गई तो वह सबकी नजरों में गिर जाएगी। हालांकि वह वीडियो में सब झूठ था। प्रियंका बार बार उस वीडियो को चलाकर देखना चाहती थी, लेकिन वो वीडियो चल ही नहीं रही थी। अक्षित प्रियंका की हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अक्षित प्रियंका के पास जाकर कहने लगा, क्या हुआ, चल नहीं रही? प्रियंका ने गुस्से में कहा, अक्षित सब कुछ तुमने किया है। तुम नहीं चाहते कि वीडियो सब लोग देखें, क्योंकि अगर सब लोगों ने ये वीडियो देखी तो तुम्हारी हारिका की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अक्षित ने एक मुस्कान के साथ कहा, अजीब पागल इंसान हो तुम। खुद ही तो वीडियो प्ले कर रही हो, खुद ने ही प्लान बनाया, खुद की वीडियो नहीं चल रही और सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। प्रियंका, अगर तुम मेरे साथ लड़ने आई हो तो जा सकती हो, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे अपनी हारिका के साथ फंक्शन एंजॉय करना है। तो निकलो मेरे विला से, इससे पहले कि मेरे गार्ड्स तुम्हें धक्के मारकर निकाल दें। राज भी वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी धड़कनें कुछ समय के लिए रुक सी गई थी। राज किसी भी हालत में अक्षित से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। अक्षित की बात सुनकर राज टेंशन मुक्त था कि अक्षित को प्रियंका की बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन अक्षित ने वीडियो देख ली तो तब क्या भरोसा करेगा अक्षित? राज कैसे अपनी सफाई में कुछ कहेगा? प्रियंका के पास फिलहाल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रियंका ने अक्षित को पॉइंट करके कहा,
अभी तो जा रही हूँ अक्षित, लेकिन याद रखना तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आग जरूर लगाऊंगी। तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें खुश तो मैं खुश नहीं रहने दूंगी। और मैं इन सबके सामने तुमसे वादा करती हूँ, तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। अक्षित को प्रियंका पर गुस्सा आ रहा था। अक्षित ने गुस्से में प्रियंका का जबड़ा कसकर पकड़ा और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारे कारण मेरी आरिका पहले ही मुझसे 3 साल दूर रही। गलती से भी तुमने मेरी आरिका को नुकसान पहुंचाने की गलती से भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर में सांसें खींच लूंगा, समझी तुम। अक्षित ने प्रियंका को छोड़ दिया और प्रियंका मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। प्रियंका खड़ी हुई और अक्षित को देखकर बोली, अक्षित तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। अक्षित कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अथर्व ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और प्रियंका को देखकर कहा, प्रियंका जाओ यहाँ से, और कोशिश करना कि अक्षित के सामने नजर नहीं आओ दोबारा। अगर तुमने दोबारा अक्षित के सामने आने की कोशिश की तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। प्रियंका मुंह बनाकर वहां से चली गई। बुआ दादी को तो अक्षित को बातें सुनाने का एक मौका मिल गया था। उन्होंने कहा, कुछ तो होगा ना इस वीडियो में, तभी तो प्रियंका दिखाने आई थी। बिना चिंगारी धुआं थोड़ी नहीं उठता है। क्या पता राज और राधिका के बीच में कुछ हो। अक्षित ने बुआ दादी को गुस्से में देखा और चिल्लाते हुए बोला, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अपना यह मुंह बंद रखिए, और आज के बाद मुझे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लेना। आपके मुंह से मैं अपना नाम भी नहीं सुनना चाहता, समझी आप। अक्षित का गुस्सा देखकर आज बुआ दादी भी डर गई थी। ऐसा पहली बार था जब अक्षित बुआ दादी पर गुस्सा कर रहा था। नहीं तो अक्षित हमेशा बुआ दादी की बातों को इग्नोर कर देता था। अक्षित ने गुस्से में सबको देखा और बोला, किसी को कुछ पूछना है राज और राधिका के बारे में। सारे मेहमान चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अक्षित से कुछ भी पूछ सके। अक्षित ने कहा, पार्टी इज ओवर, आप सब अपने घर जा सकते हैं। अक्षित गुस्से में अपने कमरे में आया और डोर बंद करके वाइन की बोतल लेकर पीने लगा। अक्षित इस वक्त बहुत गुस्से में था। अक्षित ने एक एक करके कई बोतल वाइन पी ली थी। प्रियंका अक्षित और राधिका के रिश्ते में आग लगाने आई तो और कितनी आसानी से वो ये काम करके चली गई, और वह अपने इरादों में कामयाब हो गई। अक्षित का भरोसा कितना कमजोर था, जो उसने एक बार भी आरिका पर भरोसा नहीं किया। अगर भरोसा किया होता तो गुस्सा नहीं करता। अक्षित ने खुद को मिरर में देखा तो अक्षित की हालत बहुत खराब थी। अक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके बाल बिखर गए थे। अक्षित ने मिरर में देखकर कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया राज तुमने मेरे साथ ऐसा? राज, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर आरिका तुम्हें पसंद थी तो बता देते, छोड़ देता तेरे लिए। लेकिन तूने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो खुलकर क्यों नहीं बोलते? मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाता। अक्षित ने अपने मन में ही अपने प्यार पर सवाल उठा दिया था। अक्षित को लग रहा था कि उसके जेल के टाइम पर आरिका राज को पसंद करने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नीचे आरिका भी बहुत परेशान थी। आज उसने पहली बार अक्षित को दादी पर गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए देखा था। अक्षित तो कभी किसी को दुखी नहीं करता था, लेकिन आज उसने सबके सामने बुआ दादी की बेइज्जती की थी। सभी मेहमान जा चुके थे। आरका भी गार्डन में सोफे पर बैठी हुई थी। आरका की तो खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। आरका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था, क्योंकि अक्षित आरका की वजह से इतना बदल गया था। आरका ने एक गलती की तो क्या, अक्षित ने कुछ नहीं किया था? क्या अक्षित पूरी तरह से सही था? आरका के पास राज आया और वहीं उसके पास बैठ गया। राज ने भी बहुत ड्रिंक कर ली थी। राज अपने होश में नहीं था, फिर भी उसने हारिका से बात करने के बारे में सोचा। राज बोला, हारिका प्लीज अक्षित को सब कुछ बता दो, वरना वह और ज्यादा परेशान हो जाएगा। हारिका, मैं अक्षित को परेशान नहीं देख सकता। अगर तुम उसे सच नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। हारिका अपने होश में आई और राज से बोली, राज प्लीज तुम जाओ अपने घर, तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। राज ने खुद को संभाला और कहा, मैं होश में रहना भी नहीं चाहता। होश में आता हूँ तो सर दर्द से फटता है। मेरी एक मिस्टेक के कारण तुम्हारे और अक्षित के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अक्षित को सबको सच बता दो। आरका राज से बात कर रहा था, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि अक्षित अपने कमरे की बालकनी से उन्हें देख रहा था। अक्षित की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अक्षित तो सांभला था, लेकिन राज बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग था। राज को देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। राज का एटीट्यूड, राज की बातें, राज का स्टाइल, हर बात में अक्षित से कहीं ज्यादा अच्छा था।
अक्षित को याद आया कैसे राज शर्त लगाकर लड़कियों को बिना मेहनत के पटा लेता था। अक्षित राज और आरिका को बातें करते हुए देख रहा था तो उसके दिल में शक बहुत ज्यादा गहरा हो गया। राज नशे में ही आरिका को बार बार अक्षित को सच कहने के लिए कह रहा था। आरिका, अक्षित तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? आरिका को पहले ही गुस्सा आ रहा था और राज की बातें उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। आरिका ने गुस्से में कहा, मैं बताता हूँ अक्षित को, यही कि तुमने मुझे वन नाइट का ऑफर दिया था और मैंने हाँ कर दिया था। ये बात सुनते ही अक्षित की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अक्षित ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नीचे गिर जाएगा। उसने खुद को संभाल लिया। अक्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जेल जाने के बाद राज आरिका के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। अक्षित ने आरिका की पूरी बात नहीं सुनी और खुद अंदर कमरे में चला गया। अक्षित को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने राज और आरिका के रिश्ते का सच सुना है। गार्डन में राज ने कहा, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं भटक गया था। इतना नहीं सोचा कि तुम अक्षित से बेहद प्यार करती हो। उस समय मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगा कि तुम्हारा और अक्षित का रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया और अब मैं भी तुम्हारे साथ मजे कर लेता हूँ। आरका ने गुस्से में राज का कॉलर पकड़ा और गुस्से में कहा, तुम्हें जीती जागती लड़की मजे नजर आती है? मैं मजबूर थी, मुझे अक्षित को जेल से बाहर निकालना था। उसके लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। लेकिन तुम क्यों मजबूर थे? तुमने क्यों मेरा फायदा उठाना चाहा? राज घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो आरिका, शायद मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं सच में अपने दोस्त का घर बर्बाद करने का सोचा, लेकिन यकीन मानो मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। शायद मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है। मुझे तो यही लगता था कि तुम्हारा और अक्षित का रिश्ता खत्म हो गया है। प्लीज आरिका, मुझे माफ कर दो। आरिका ने मुंह फेर कर कहा, तुम्हारे माफी मांगने से मेरे वो दिन लौट नहीं आएंगे जब मैं मजबूर होकर तुम्हारे पास आई थी, एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी। और तुमने क्या किया? तुम्हें तो सबसे पहले ही अक्षित का केस ले लेना चाहिए था। तुम तो दोस्त के नाम पर धब्बा हो। तुमने तो अक्षित का केस से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी थी। तुम्हारी इज्जत के चक्कर में अक्षित को 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जब तुम्हें मैंने एहसास कराया कि तुम्हें अक्षित का केस लड़ना चाहिए, तब तुमने मुझसे मेरी एक रात मांग ली। रात, चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। माफ करना तो बहुत दूर की बात है। अक्षित को अपने मुंह से अपना दोस्त कहते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अक्षित को गाली दे रहे हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। राज अब भी अपने घुटनों के बल से नहीं उठा। वो अभी आरिका से माफी की उम्मीद कर रहा था। राज ने कहा, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहले ही संभल गया था। मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। मैं अपनी नज़रों में पहले ही बहुत गिरा हुआ हूँ। और मत गिराओ। मैं अपने डैड के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि उनके सामने जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आरका ने चिल्लाते हुए कहा, तो मत बैठो चैन से। किसने कहा है तुम्हें चैन से रहने के लिए? उस दिन के बाद मैं एक पल चैन से नहीं रही। राज, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। तभी वहां विवेक आ गया। विवेक ने देखा, उसे कुछ अजीब लगा। राज घुटनों पर हाथ जोड़े आरिका के सामने बैठा है और आरिका गुस्से से उसे देख रही है। आरिका की नजर विवेक पर पड़ी तो उसने विवेक से कहा, इसे लेकर जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं इसको जान से मार दूं। विवेक को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो समझ गया था कि जो वीडियो प्रियंका चलाना चाह रही थी, उस वीडियो के चलते इन दोनों के बीच बात हो रही है। विवेक ने जैसे तैसे राज को संभाला और वहां से चला गया। हारिका जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। हारिका फूट फूट कर रोने लगी और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इस वक्त हारिका को अक्षित की जरूरत थी और अक्षित को भी सहारे की जरूरत थी। लेकिन दोनों के बीच में इतनी गलतफहमी हो गई थी कि दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हुए भी एक दूसरे को सहारा नहीं दे पा रहे थे। विक्रम की दादी का दिमाग खराब हो गया था। विक्रम की दादी किसी भी सूरत में विशाखा की शादी विक्रम से नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन रीना और रेहान को विशाखा बहुत पसंद आ गई थी। रीना विशाखा से ज्यादा अटैचमेंट महसूस करती थी, क्योंकि विशाखा का इस दुनिया में कोई नहीं था। विशाखा को पसंद करने का एक रीजन और भी था। विशाखा बिल्कुल गौरी की तरह थी। गौरी ने जितने बुरे दिन विक्रम की फैमिली के कारण काटे थे, उन दोनों को याद करते हुए रीना और रेहान ने यह फैसला लिया था कि विशाखा की शादी विक्रम से करके उसे बेटी की तरह प्यार देंगे, जो विशाखा को अब तक नहीं मिला।
अक्षित का ऑफिस। अक्षित चेयर पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी अक्षित के केबिन का गेट नॉक हुआ। अक्षित ने बिना आंखें खोले कहा, कम इन। सेरा अंदर आया। सेरा ने कहा, सर आज आपकी शादी है, आज आप घर नहीं गए। अक्षित के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। बेशक अक्षित ने प्रियंका को हल्दी से भगा दिया हो, लेकिन प्रियंका जो करने आई थी वो कामयाब हो गई थी। अक्षित के दिल में आरिका को लेकर शक पैदा हो गया था। अक्षित ने अपनी आंखें खोली और कहने लगा, मैंने तुम्हें राज की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, कहाँ तक कलेक्ट हुई? जेल जाने के बाद राज क्या करता था? सेरा ने कहा, सर आप जब जेल चले गए थे तो उन्होंने आपका केस ही लड़ा था। अक्षित ने कहा, नहीं सेरा, मेरे केस से उसने अपने हाथ खींच लिए थे, क्योंकि उसे अपनी इज्जत से बहुत प्यार था। मेरा केस उसने आरिका के कहने पर लिया, क्योंकि उसका और आरिका के बीच नाजायज संबंध है। अक्षित की यह बात सुनकर सेरा को अक्षित पर गुस्सा आ गया और उसने थोड़े गुस्से में कहा, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी, हारिका मैम सिर्फ आपसे ही प्यार करती हैं। सेरा के गुस्सा होने पर अक्षित उसे घूर कर देखने लगा। सेरा ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आप हारिका मैम के लिए गलत बोल रहे हैं, और मैंने मैम को जितना जाना है वैसी बिल्कुल नहीं है। अक्षित ने हंसकर कहा, तुम्हारे अच्छा लगने ना लगने से सच बदल नहीं जाएगा। ये सच है, मैंने अपने कानों से सुना। सेरा ने कहा, कभी कभी हम जो सुनते हैं और जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता है। हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। मुझे लगता है आपको पूरी तरह से सच को जानना चाहिए, तभी कोई फैसला लेना चाहिए। सेरा की बात सुनकर अक्षित जोर जोर से हंसने लगा। अक्षित को देखकर लग रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। अक्षित ने बहुत देर तक हंसने के बाद कहा, हारिका ने मेरा दिल तो पहले ही तोड़ दिया था, अब तो बची कुछ ही उम्मीद भी तोड़ दी। अक्षित की हालत को देखकर सेरा को बहुत दुख हो रहा था। फिर भी उसने अक्षित को संभालते हुए कहा, सर आपको तैयार भी तो होना है, घर चलिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।